हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, इसका भाग 6 पढ़ेंगे। इस चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन वाली प्रोसेस की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके नालों का निर्माण किस पद्धति के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके नालों का निर्माण ग्रिड पद्धति के आधार पर किया गया है। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ था या क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो जो हमारा स्थान है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्यों ये नाम रखा गया और इस नाम का अर्थ क्या है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व है उसमें विभिन्न तरह के सरदारियां आने लगी थीं, जिनमें हमने मुख्यतः चेल, चोल और पांड्य इन तीनों सरदारियों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा सातवाहन वंश और शक शासक, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया था। अब बात करते हैं उस टाइम के दैविक राजाओं की। अब ये दैविक राजा क्या होते हैं? शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ये राजा देवताओं से संबंधित होते थे। तो उस टाइम क्या था, कुछ जो शासक थे उस टाइम के वो क्या करते थे, अपने आप का संबंध देवताओं से बताते थे। जैसे आज भी हम कई लोग देखते हैं, कई साधु संत या कई लोग वो कहते हैं कि हमारे क्या है, हमारे भगवान से बात होती है, या हम मतलब भगवान हमसे कुछ कहते हैं, भगवान ने हमसे ऐसा कहा है, कि मतलब देवताओं से अपने संपर्क बताते हैं और उससे क्या होता है, लोगों में उनका विश्वास बढ़ता है। तो उस टाइम के जो शासक थे वो ये कहते थे कि जो देवता हैं उन्होंने ही हमें चुना है और क्या है, हम उनके नाम के आधार पर शासन करते हैं। हम राजा नहीं हैं, मतलब हम राजा हैं परंतु हम शासन किसके आधार पर करते हैं, जो देवता कहते हैं उसके आधार पर करते हैं। और ये चीज़ वो क्यों करते थे, ये चीज़ वो इसलिए करते थे ताकि लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़े और उनकी ख्याति हो, उनका जो महत्व है वो बढ़े। तो हम देखते हैं कि ये जो दैविक राजा थे उसकी प्रथा कैसी थी और कैसे शुरुआत हुई। तो हमारे जो दैविक राजा थे उसकी प्रथा सर्वप्रथम चीन में अपनाई गई। मतलब पहले हमारे भारत में नहीं थी, कहाँ, चीन में अपनाई जाती थी। और चीन के जो शासक थे वो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। क्या कहते थे? स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। और इस तरह इस नाम से वे अपने आप को क्या करते थे, देवताओं से संबंधित करते थे। वे अपने आप का संबंध है वो क्या करते थे, देवताओं से बताते थे। फिर क्या है कि फिर क्या हुआ, अब चीन में ये प्रथा थी। हम देखते हैं कि मान लो कहीं कोई फैशन चलता है और फिर वहीं से कोई व्यक्ति आता है और वो फैशन ले आता है, फिर दूसरी जगह भी वो फैशन फैल जाता है, या वो चीज़ या कोई एक स्पेशल चीज़ जिसकी मांग एक जगह बढ़ती है, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह ले जाता है, तो वहाँ भी उस चीज़ की मांग बढ़ने लगती है। ऐसे ही क्या हुआ कि फिर चीन से कुछ लोग कहाँ आए, भारत आए, और वो मतलब फिर उन्होंने बताया होगा कि हमारे यहाँ ऐसा चलता है, और फिर वो इस जो दैविक राजा की प्रथा है वो वहाँ से भारत में लेकर आए, और इस तरह भारत में दैविक राजाओं की प्रथा की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो चीन से कौन आया, चीन से कुषाण आए और उन्होंने क्या किया, यहाँ आकर दैविक राजा की प्रथा चलाई। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अब जो फिर कुषाण आए, अब कुषाणों ने वहाँ देखा कि वहाँ के लोग क्या कहते थे, स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, तो उन्होंने भी अपने लिए एक देवताओं से नाम रख लिया। उन्होंने क्या कहा, कुषाणों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करने, जो कुषाण थे वो स्वयं को क्या करते थे, देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, देवताओं के समान प्रस्तुत करना चाहते थे कि हम कैसे हैं, देवताओं के समान हैं। तो वो क्या करना चाहते थे, स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। जो चीन के लोग थे वो स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे, और जो कुषाण थे उन्होंने काय की उपाधि लगाई, देवपुत्र की उपाधि लगाई, और इस प्रकार अपने आप को देवताओं से क्या किया, कनेक्ट किया, या देवताओं से अपने आप के संबंध बताए। फिर क्या हुआ, अब जो कुषाण वंश था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, और इसका जो पहला शासक था वो था हमारा कुजुल कड़फिशस।
पहले वंश का जो पहला शासक है या हम कहें जो संस्थापक है उसका नाम है कुजुल कड़फिशस। इसने क्या किया, कुषाण वंश की स्थापना की। इसके बाद इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक है, जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है, उसका नाम है कनिष्क। ये कनिष्क जो है वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। तो क्या हुआ कि एक जो कनिष्क था वो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, और क्या मिले हैं हमें, कुछ सिक्के मिले हैं। जो कुषाण वंश है हमें उसके कुछ सिक्के मिले हैं, और उसका जो आगे का भाग है या हम कहें जो अग्र भाग है उस पर तो कनिष्क की मतलब हम कहें मूर्ति है, या कुछ शब्दों में कनिष्क लिखा है। हम बुक में उन सिक्कों का चित्र देख सकते हैं। और जो पीछे का भाग है या पृष्ठ भाग है उस पर किसका चित्र है, देवता का चित्र है। मतलब उन्होंने क्या किया, स्वयं को देवताओं के समान बताने का प्रयास किया। किसने, कनिष्क ने। कनिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। तो और कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क के काल में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया एवं बौद्ध धर्म को अपनाया, वैसे ही कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। अब जो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि चारों बौद्ध संगीति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किन किन के कालों में हुई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो हमारे हर्यक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कौन सी, प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के दूसरे शासक कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति हमारे मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। और जो हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इस प्रकार ये चारों बौद्ध संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी कई हुई लेकिन ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमारी जो बुक है उसमें एक मूर्ति दी गई है या एक पत्थर की बहुत बड़ी प्रतिमा का चित्र दिया हुआ है, और उसे कुषाण वंश का एक राजा का चित्र बताया जा सकता है। उसका मुंह तो नहीं है पर नीचे तक है, उसमें तलवार लिए हुए है, हम चित्र उसको देख सकते हैं। तो वो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या था, शासक था। इस प्रकार शासक क्या करते थे, स्वयं को देवताओं के समान बताते थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कुषाण वंश था उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो है अभिलेख। हमने देखे हैं कि अभिलेख लिखना प्रारंभ हो गया था, और कहाँ से, अशोक से। और उसके बाद विभिन्न शासकों ने अपने अभिलेख लिखवाए। तो ऐसे ही अभिलेख कहाँ मिलते हैं, कुषाण वंश में मिलते हैं, और वो इनकी जानकारी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद है हमारा साहित्य। उस टाइम साहित्य जो लिखे गए, उस टाइम जिन चीज़ों का सृजन किया गया या जो ग्रंथ लिखे गए उनसे भी इस वंश की एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्या है, सिक्के। इसके अलावा सिक्कों से भी इस वंश की इस कुषाण वंश की बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। हमने देखा कि जो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, उसके सिक्के मिले हैं। उसमें अग्रभाग पर तो कनिष्क की मूर्ति है, और जो पृष्ठ भाग है उस पर किसकी है, देवता की मूर्ति है। इस प्रकार सिक्कों से हमें जानकारी मिली कि वो लोग अपने आप को देवतुल्य बताते थे। उसके बाद है मूर्तियाँ। मूर्तियों से भी इनकी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैंने अभी बताया था आपको कि एक बहुत ही विशाल मूर्ति मिली है, शासक की तरह दिखती है, और भी कई शासकों की मूर्तियाँ मिली हैं। तो जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासकों ने क्या किया, देवकुल का निर्माण करवाया। देवकुल मतलब मंदिर, और उसमें क्या करवाई, मूर्तियाँ बनवाई। किसकी, शासकों की। उसके बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माट के देव स्थान पर उसने देवकुल बनवाए। वही देवकुल मतलब देवताओं के स्थान पर क्या विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। किसकी, शासकों की। मूर्तियों से जानकारी मिल रही है। और ऐसी मूर्तियां कहाँ लगाई गई थी, अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर। इस प्रकार जो हमारा कुषाण वंश है उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण वंश, गुप्त वंश की। याद है पिछली वीडियो में मैं जब आपको मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि यह नाटक गुप्त वंश में लिखा गया, और ये वही गुप्त वंश है जिसमें यह नाटक लिखा गया।
अब हम पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में जो जो प्रमुख शासक हुए और उनकी प्रमुख एक दो बातें जान लेते हैं। ये हमारी बुक में इतना डीपली है नहीं, पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि हमको चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है तो हमें इनको जानना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब जो हमारा गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। उसका संस्थापक था श्रीगुप्त। अब ये जो श्रीगुप्त था वो एक टाइप से नाम मात्र का संस्थापक था, मतलब इसने केवल गुप्त वंश की नींव डाल दी, स्थापना टाइप की थोड़ी सी कर दी कि ये गुप्त वंश होगा। और ये क्या था? महाराज था। इसको क्या उपाधि मिली थी? महाराज की। इसके बाद इसका पुत्र हुआ घटोत्कच, उसे भी महाराज की उपाधि मिली। लेकिन अब जो तीसरा शासक आता है, या हम कहें कि वास्तविक पहला शासक आता है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। और इसे जो गुप्त वंश है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब जो श्रीगुप्त था उसने स्थापना तो कर दी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इससे काय की उपाधि मिली? महाराधिराज। और यही उपाधि सबसे प्रमुख होती थी जो कि इन दोनों शासकों को नहीं मिली। किसे मिली? चंद्रगुप्त प्रथम को। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। और इसी उपाधि के कारण इसे क्या कहा? वास्तविक संस्थापक कहा गया। फिर अब जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। इसके बाद कौन सम्राट बना? इसके बाद बना समुद्रगुप्त। अब जो समुद्रगुप्त है उसे सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है, उसे सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक कहा जाता है। और इसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारतीय नेपोलियन। अब इसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो यूरोप में एक नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपने आतंक से कहें या अपने बल के कारण पूरे यूरोप को रौंद डाला था और सबको आतंकित कर दिया था। और वैसे ही जो हमारा समुद्रगुप्त था उसने लगभग संपूर्ण भारत पर क्या कर लिया था? अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इसीलिए इसकी तुलना यूरोप के नेपोलियन से करते हुए इसे भारतीय नेपोलियन, या हम कहें कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या था? इन दोनों में ये अंतर था कि जो नेपोलियन था वो अंत में हार गया था और उसकी क्या हो, उसे मार डाला गया था। लेकिन जो हमारा समुद्रगुप्त था वो कभी नहीं हारा, हमेशा जीता और उसका साम्राज्य भी बरकरार रहा। उसका मतलब किसी ने साम्राज्य नहीं छीना और वो अपने साम्राज्य पे अंत तक शासन करता रहा। और इसके बाद उसके पुत्र और उसके प्रपौत्र वगैरह ने भी शासन किया। ठीक है, इसके बाद क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो सम्राट बना वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय महाराज बना। और इसे हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। अब ये विक्रमादित्य से आपको याद आ गया होगा कि हमारे उज्जैन का सम्राट या उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, ये बहुत ही महान, बहुत ही फेमस राजा हैं जिन्हें लगभग हम सब जानते हैं। और ये जो विक्रमादित्य हैं इन्होंने एक संवत चलाया था, विक्रम संवत, जो आज हमारे हिंदू पंचांग में जिसके अनुसार हम अपना कार्य करते हैं, जिसके अनुसार हम अपने अनुष्ठान करते हैं या जिस कैलेंडर को हम मानते हैं वो कौन सा है, कौन सा संवत है? विक्रम संवत को हम मानते हैं। और इसी के अनुसार हम अपना नव वर्ष मनाते हैं, जिसका प्रारंभ कब होता है? चैत्र मास की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है। अब क्या है, जो विक्रमादित्य है उसके दरबार में कौन क्या थे? नवरत्न थे। उसने 9 रत्न गठित किए थे, जिनमें एक प्रमुख था कालिदास, जो संस्कृत के महान कवि थे। तो इस तरह ये जो विक्रमादित्य है वो तो बहुत फेमस है। और उसके बाद आए हमारे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, और इस प्रकार फिर और शासकों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानना है नहीं। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट शासक थे वो हमारे इस प्रकार थे। गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा गुप्त साम्राज्य था उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। हमें इसकी जानकारी, गुप्त काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है विदेशी यात्री। जो उस टाइम विदेशी, गुप्त काल में जो विदेशी यात्री आए उनके द्वारा जो हमारा गुप्त काल है उसकी हमें जानकारी मिलती है। और प्रमुख यात्री कौन कौन से थे? पहला तो था इत्सिंग।
इत्सिंग क्या था, श्रीगुप्त के पहले आया था। मतलब जो श्रीगुप्त इसका संस्थापक था उसके पहले ये आया, कौन, इत्सिंग। और फिर उसने बाद में जब गुप्त वंश की स्थापना हुई तो इसने उसमें जो कुछ भी देखा उसका वर्णन किया होगा अपने ग्रंथों में, और इससे हमें जानकारी मिलती है। और उसके बाद एक चीनी यात्री आया था, कौन था, फायान। वो भी गुप्त वंश के समय आया था। और कौन से शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय या हम कहें कि विक्रमादित्य के समय कौन आया था, फाह्यान आया था। इन विदेशी यात्रियों के अलावा जो हमारा गुप्त काल है या गुप्त वंश है उसकी जानकारी हमें उसके सिक्कों, गुप्त काल के सिक्के मिले हैं उनके सिक्कों से मिलती है, उनके अभिलेखों से मिलती है, उस टाइम जो अभिलेख लिखवाए गए थे, तथा प्रशस्तियों से मिलती है। किससे मिलती है, प्रशस्तियों। अब ये प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, तो उस टाइम के जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा में, किसकी प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में या स्वामी की प्रशंसा में जो काव्य लिखते थे उन्हें क्या कहते थे, प्रशस्तियाँ कहते थे। क्या, कवियों द्वारा स्वामियों की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों से क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है। एक तो विदेश यात्रियों से मिलती है, उसके बाद फिर हमें मिलती है सिक्कों से, अभिलेखों से और प्रशस्तियों से। अब ये जो प्रशस्तियाँ हैं इसमें मुख्यतः प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति ये बहुत ही फेमस प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, या फिर यह इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसके नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध है। और ये जो प्रशस्ति है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये किसने लिखी, तो जो गुप्त काल के जो शासक थे, गुप्त काल के जो शासक थे उनके गुप्त काल के जो शासक थे उनके राजकवि, और गुप्त काल के शासकों में प्रमुख रूप से समुद्रगुप्त के राजकवि, किसके, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे उन्होंने संस्कृत भाषा में एक प्रशस्ति लिखी जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, या जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो क्या है, तो हम लिखेंगे कि जो समुद्रगुप्त, गुप्त काल के शासक या मुख्यतः जो समुद्रगुप्त था उसके राजकवि कौन, हरिसेन, उसके राजकवि हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रशस्ति है और यह प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन स्रोतों के द्वारा गुप्त काल की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको आज का ये टॉपिक बड़े ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।